Hello everyone. From today onwards I am going to start class 12th physics और ये 12th जो है बोर्ड एग्जाम्स आप लोगों के होंगे 12th में। 10th से 12th का बोर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट इज एन इंटरमीडिएट फेज। इसके बाद आप लोग कॉलेज में जाएंगे तो 12th के मार्क्स जो बेसिस होगा आगे जाने का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी बेसिस होता है और प्लस आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो भी बेसिस है आपका आगे फ्यूचर में आपका क्या होगा, क्या कोर्स करेंगे आप, किस बेहतर कॉलेज में जाएंगे। जितना ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे उतना बेहतर कॉलेज आपको मिलेगा, उतना बेहतर फ्यूचर हो सकता है। तो यहाँ पे जो फिजिक्स है 12th की वो थोड़ी सी और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्कोर करने में डिफिकल्ट है। फिजिक्स क्योंकि नेचर से डील करती है, पूरी जो वर्ल्ड है वो फिजिक्स में, वर्ल्ड को फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा डीप हो जाता है ये, तो स्कोर करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम स्ट्रेटेजी अच्छी बना के चले, स्टार्टिंग से ही पूरा समझ के चले पैटर्न, तो आसान होता है स्कोर करना। इवन आप 70 आउट ऑफ 70 भी स्कोर कर सकते हैं। तो आज इस फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम ओवरव्यू लेंगे फिजिक्स के 12th के सिलेबस का और मार्किंग पैटर्न, मार्किंग स्कीम जो यूज हुई है 2020 के एग्जाम में। होप सो 21 में भी यही है, लेकिन कुछ पता नहीं है कि चेंज हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना पेंडेमिक इस टाइम वर्ल्ड में हिट किया है, तो हो सकता है सीबीएसई थोड़ी रिलैक्सेशन आप लोगों को दे। लेकिन फिलहाल यही मान के चलेंगे कि जो अभी तक सिलेबस था 2020 में 19-20 के सेशन में था वही 2021 में रहेगा। तो पहले थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे, आगे की वीडियोस बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूं। +2 की फिजिक्स में आपको टोटल 9 यूनिट्स पढ़नी है। 9 यूनिट होंगी आप, और ये 9 यूनिट 14 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो 9 यूनिट है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया 14 चैप्टर्स में। 9 यूनिट में टोटल 14 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है और इसके अंदर हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और दूसरा आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे आप, और उससे जो फील्ड जनरेट होता है उसके रिगार्डिंग हम काम करेंगे। इसमें फिर गॉस थ्योरम भी आता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। पोटेंशियल आएगा, चार्ज को मूव कराने के लिए पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, और फिर स्टोर करने के लिए कैपेसिटर की। तो ये पूरा रिलेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ स्टडी चार्जेस एट रेस्ट। जब आप चार्जेस को रेस्ट पे स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फर्स्ट यूनिट में आप ये पढ़ेंगे। तो आपके चैप्टर नंबर 1 और 2 यहां कवर हो गए। इसके बाद जो सेकंड यूनिट है उसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस को रेस्ट पे स्टडी करते हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस को मोशन में। चार्ज मूव करता है तो करंट जनरेट होता है। तो करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और उनके सर्किट्स, आफ्टर इफेक्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और चैप्टर का नाम भी सेम है, चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो यूनिट का नाम है वही चैप्टर का नाम है। इसके बाद आते हैं हम थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें क्या होता है? अभी जब आप ऊपर वाली यूनिट में पढ़ेंगे करंट कैसे फ्लो करता है, तो उसके बाद आगे हम ये भी देखेंगे कि जब कोई करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है जो मैटर में होती है, कुछ मैटर्स में होती है, और करंट के कारण भी प्रोड्यूस होती है, जिससे स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन या और मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। तो उसको इसमें पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारे पास 2 चैप्टर आएंगे। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म।
मूविंग चार्जेस के साथ जो मैग्नेटिज्म अटैच होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिफ्थ चैप्टर आएगा इसमें हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। कुल मिला के बात यह है कि इस वाले चैप्टर में जो चार्ज, मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसमें जो मैटर की नेचुरल प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैटर के अंदर नेचुरली जो मैग्नेटिज्म है, कुछ मैटर के अंदर होता है, सबके अंदर नहीं होता है, तो उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। इसके बाद हमारा फोर्थ जो आएगा उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स। ये हमारी फोर्थ यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। दरअसल जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशन है कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसी को कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा जाता है। इसके आफ्टर इफेक्ट हम इस यूनिट में पढ़ते हैं। तो इसमें भी दो चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्ट में EMI बोल रहे हैं। और 7 है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि AC। तो ये हमारे दो चैप्टर हैं 6 और 7 जो फोर्थ यूनिट के अंदर कवर होते हैं। तो ये हाफ पार्ट है आपके सिलेबस का, एक हाफ NCERT का पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं आगे के चैप्टर्स। तो ये जो फोर्थ यूनिट थी हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण वोल्टेज इंड्यूस होगा, एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। और फिर ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो करंट था वो डायरेक्ट करंट था। ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को लगातार चेंज करता है, रिवर्स करता है, तो उसके बारे में इस पिछली यूनिट में पढ़ाया जाएगा। फिफ्थ यूनिट है हमारी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, इन शॉर्ट EM वेव्स, और चैप्टर का नाम भी यही है EM वेव्स। तो ये हमारी फिफ्थ यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसका एक चैप्टर है EM वेव्स। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है उसमें काफी ज्यादा यूज हो रहा है EM वेव्स का, या कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। सिक्स्थ यूनिट है ऑप्टिक्स, काफी बड़ी यूनिट है और काफी ज्यादा स्कोरिंग भी है, बहुत ज्यादा मार्क्स का इसमें से आता है, लेकिन काफी बड़ी भी है। तो ऑप्टिक्स में क्या है, आप लाइट के प्रोडक्शन, नेचर और प्रोपगेशन को स्टडी करते हैं। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स और चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या है, लाइट को एज अ रे प्रोपगेट किया जाता है, लाइट को एज अ रे माना जाता है और उसके प्रोपगेशन को स्टडी किया जाता है। अब इसके अंदर हम दो फेनोमेना पढ़ते हैं मेनली, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। साथ में और चीजें भी हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है जो प्रिज्म के थ्रू होता है, स्कैटरिंग है, लेकिन मेनली दो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इसके थ्रू पढ़े जाते हैं, और सब भी पढ़े जाएंगे। मेन दो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में हमारे तीन मेन फेनोमेना पढ़े जाएंगे। इसमें आपका होगा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इसमें क्या है, इसको लाइट, इसमें लाइट को एज अ वेव माना जाता है। तो दोनों तरह से लाइट को माना जा सकता है, रे और वेव। क्यों माना जाता है दोनों तरह से, ये आगे डिटेल में बताया जाएगा। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि रे और वेव दो पार्ट है ऑप्टिक्स के। इसके बाद 7th यूनिट आती है हमारी, जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और चैप्टर का नाम भी सेम है, 11th चैप्टर जो है हमारा सेम है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें जो डुअल नेचर हम बात कर रहे हैं रे और वेव, रेडिएशन और मैटर की, उसके बारे में स्टडी किया जाता है कि लाइट जैसे हम यहाँ पे रे में पार्टिकल की तरह मानेंगे और वेव में वेव की तरह मानेंगे, तो दोनों तरह के नेचर किसी भी मूविंग बॉडी के पास होते हैं। इसके बारे में स्टडी किया जाता है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। छोटा चैप्टर है ये भी, लेकिन इंपॉर्टेंट है काफी। 8th यूनिट आती है हमारी एटम्स एंड न्यूक्लियस।
इसमें 2 चैप्टर हैं, एक एटम्स और दूसरा न्यूक्लियस। एटम्स के अंदर हम एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास रदरफोर्ड का मॉडल होगा और बोर का मॉडल होगा, उससे एनर्जी स्पेक्ट्रम जो बनता है उसके बारे में एटम्स में पढ़ा जाएगा। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, उसके अल्फा बीटा और गामा डीकेज जो भी होते हैं उसके अंदर, वो सब चीजें हम न्यूक्लियस में पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी के लो, तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में न्यूक्लियस में बात की जाएगी। न्यूक्लियस से रिलेटेड चीजें इस चैप्टर के अंदर है। और उसके बाद हमारा आता है फाइनली 9 यूनिट, जिसका आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स है। मींस इसमें आप 14 चैप्टर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। अब तक आप 2 ही तरह से डिस्टिंग्विश करते थे मेटल्स को या पार्टिकल्स को, वो होते थे कंडक्टर और इंसुलेटर। लेकिन अब इस 14 चैप्टर में आप एक नई चीज पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर, जो अब तक आपने नहीं पढ़ी थी। तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत बड़ा रोल इसका है। जो हमारी चीजें छोटी होती जा रही हैं, पहले कंप्यूटर एक रूम में बनाया गया था और आप जानते हैं आज कितना छोटा हो चुका है, तो उसके पीछे यही है इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। वर्ल्ड को जो छोटा कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में इतनी सारे डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स उसके पीछे, जिसमें आप मेनली यहाँ पे पीएन जंक्शन पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे आप। सेमीकंडक्टर में पहले 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पी और एन, और उसके बाद आप पीएन जंक्शन, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उससे सिंपल जो भी सर्किट्स बन सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल आपके 14 चैप्टर ये हैं, 9 यूनिट्स और 14 चैप्टर। मार्किंग स्कीम की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा? देखिए, जो इस साल 2020 में एग्जाम पैटर्न आया था, उसमें 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आए थे, 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस। तो टोटल ये हमारे पास हो गया है 20 प्लस 14 प्लस 21 एंड 15, तो कुल मिला के हमारे पास 70 मार्क्स बन चुके हैं। तो ये पैटर्न रहा था एग्जाम का। उसमें जो 20 क्वेश्चंस थे, इसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप थे, मींस एमसीक्यू, 5 फिलअप्स थे और 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन जो थे उनका पैटर्न ये था। बाकी 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप 1, ये 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप 2 और ये लॉन्ग आंसर। तो टोटल ये एग्जाम पैटर्न था जो 2020 में आया है। उम्मीद है 2021 में भी यही रहेगा, लेकिन हो सकता है इस पेंडेमिक के कारण थोड़ा रिलैक्सेशन हमें मिले और थोड़ा इजी पैटर्न और ज्यादा इजी पैटर्न मिल सकता है, सिलेबस कम हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है इस तरह की। तो अभी तक जो हमें पढ़ना है वो आपका सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न ये है। थैंक यू वेरी मच। और अगर कुछ और पूछना तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।